हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो संध्या 6:30 हैं और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर बिहार एसएससी सीजीएल 3 स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 17। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है सेट नंबर 16 तक, आप उसे भी देखें और अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग लें। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे सेट नंबर 17। और सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है ए सामाजिक, बी कानूनी, सी राजनीतिक और डी आर्थिक। तो देखिए इसमें पूछ रहा है उल्लेख नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर है। कानूनी जो है इसका उल्लेख नहीं है। तो कितने प्रकार के न्याय हैं हमारे संविधान में आप लोग कह सकते हैं या प्रस्तावना में? तो कितने हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय हैं। और 5 प्रकार के क्या हैं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की क्या है? तो स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार का क्या है? तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है। और प्रस्तावना को हम अपने संविधान की कुंजी कहते हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और हमें फटाफट आंसर बताते रहिए। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आपको बताना है इसमें भी क्या पूछ रहा है। नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी है व्यादेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी व्यादेश। तो देखिए हमारे संविधान में क्या किए गए हैं? तो कुछ अधिकार या आप लोग कह सकते हैं रीट जो है वो जारी करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त हैं। और कितने प्रकार के रीट याचिकाएं हैं? तो 5 प्रकार की। तो उन्हीं में से क्या क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रीट हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। और तीसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? तो ये हमारा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से क्या है? तीसरा नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना, आपके पास सूची 1 दिया गया है जिसमें घटना दिया गया है। ए अहमदाबाद मिल हड़ताल, बी खेरा सत्याग्रह, सी जालियांवाला बाग हत्याकांड और डी में चंपारण। और सूची 2 में दिया गया है, 1 में दिया गया 1917 ईस्वी, 2 में दिया गया 1919 ईस्वी, 3 में दिया गया 1918 ईस्वी और 4 में दिया गया है 1918 ईस्वी। तो इसको सुमेलित करना है। तो देखिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे ट्रिक का सेशन देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा, क्योंकि मैंने आपको किसका? तो चंपारण का और खेरा और अहमदाबाद, इन तीनों का क्या है? तो क्रम में बताया है ट्रिक से कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे भी जरूर देखें। तो देखिए चंपारण कब हुआ था? तो हमने ट्रिक में क्या बताया था आपका कि चंपा जो है मिल में खड़ी है, तो और चंपा क्या है? तो नाबालिग है। तो नाबालिग कितने में होती है? तो 17। तो आप लोग कह सकते हैं चंपारण क्या हुआ? 1917 में हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या था? मिल में खड़ी है। तो उसके बाद क्या है? तो मिल आता है। तो मिल कब हुआ? तो 1918। जैसे ही क्या होती है? तो चंपा 18 वर्ष की होती है तो उसे मिल में काम करने का अधिकार मिल जाता है। और उसके बाद क्या था? तो मिल में कैसे काम किया जाता है? तो मिल में खड़े खड़े ही काम किया जाता है। तो ये भी 1918 हो जाएगा। और जालियांवाला बाग आप लोग को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। तो अब देखिए अब मिला लीजिए। तो डी का सबसे पहले देखिए, तो डी का हो जाएगा आपका डी का 1, और डी का 1 सिर्फ 1 में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। और 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ भी पूछ रहा है नेपाल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए है ग्रेट हिमालय, बी है महाभारत श्रृंखला, सी है शिवालिक श्रृंखला और डी है आराकान योमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी आराकान योमा कहाँ है? तो म्यांमार में है और ये हिमालय का ही विस्तार है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 पे। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो ऑप्शन ए है आपका प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी है सार्वजनिक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी है प्रत्यायोजित विधान समिति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। और आप लोग प्राक्कलन समिति के बारे में आप लोग और पॉइंट जान लीजिए। तो प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना
1950 में की गई थी जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे, ठीक है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्षों का होता है, और इसमें जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है, ठीक है, या कह सकते हैं आप लोग मनोनीत किया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे, और 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो 6ठा नंबर प्रश्न हमारा है, भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। आपके पास ऑप्शन है मलेशिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इंडोनेशिया। तो क्या हुआ था 1918 में इंडोनेशिया में सुनामी आया था, ठीक है, और भूकंप आया था, तो इसी में सहायता करने के लिए भारत जो है या भारत के द्वारा ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया जाता है। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। आपके पास ऑप्शन ए है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है कबीर, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है सूरदास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी कालिदास इसके लेखक थे। और कालिदास क्या थे, तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक। और ये मालविका अग्निमित्रम जो है ये संस्कृत नाटक है, और ये किन पे आधारित है, तो ये मालव देश की राजकुमारी थी और विदिशा के राजा कौन, तो अग्निमित्र थे, ठीक है। तो इन्हीं के प्रेम और विवाह का इस मालविका अग्निमित्रम पुस्तक में क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में प्रधानमंत्री। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री पूछ रहा है। आपके पास ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ऑप्शन डी है लोकसभा के बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर आप लोग कह सकते हैं ऑप्शन सी और डी दोनों एक तरह से आप लोग सही कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। और नियुक्त कब किया जाता है, जब लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सी और डी दोनों सही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न नंबर 9 पे, और 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन डी है प्रेस, और ऑप्शन डी है बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में था, और ये किनके द्वारा, तो सर चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया था। और ये कब दिया गया था, ये ईयर भी आप लोग याद रखिएगा, तो 1854, ठीक है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। 1854 में ये दिया गया था, और चार्ल्स वुड जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, ठीक है। और ये इसमें क्या किया गया था, तो ये उच्च शिक्षा में जो है इसका उच्च शिक्षा का माध्यम आप लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी रखा गया था, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप लोग और याद रख सकते हैं, तो इसके तहत इसी डिस्पैच के तहत क्या किया गया था, तो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई थी, जो 1856 में बनाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है ट्यूनीसिया, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है लीबिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मिस्र की है। और ये किस तरह की पवन है, तो ये पवन है शुष्क और गर्म, ठीक है, और ये मिस्र की स्थानीय पवन है। हम लोगों ने पिछले सेट में कौन सा पवन देखा था, तो चीनुक देखा था, चीनुक, ठीक है। और चीनुक कहाँ चलती थी, तो चीनुक अमेरिका में रॉकी पर्वत के सहारे ये चलती थी, और वो भी गर्म और शुष्क पवन थी, जिस कारण क्या होता था, तो वहाँ के बर्फ़ों को पिघला दिया जाता था, इसीलिए चीनुक को हम लोग हिमभक्षी भी कहते हैं। ये बात हम लोगों ने पिछले सेट में जाना था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पे, और 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है स्थानीय शासन, ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी स्थानीय शासन जो है वो किस में है, तो राज्य सूची में है, ठीक है। और कुल 3 सूचियाँ हैं, और ये सूचियाँ किसके अंतर्गत आती है, तो हमारे संविधान के अनुसूची कौन सी, तो 7वीं अनुसूची में आती हैं, जिसमें कौन कौन सी सूची हैं, तो संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। तो हम लोगों ने देखा था पहले सेटों में कि संवर्ती सूची और राज सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में कितने हैं, तो 100 विषय संघ सूची में है, और
राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में अभी जो है वो 61 विषय हैं। पहले कितना 66 हुआ करती थी, जिसे 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 विषय को इसमें से निकाल कर समवर्ती में डाल दिया गया। और समवर्ती में अभी कितने, तो 52 विषय हैं, और पहले 47 हुआ करती थी, और राज्य सूची में पहले 66 हुआ करती थी। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है सरयू, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसे दीघा सोनपुर पुल भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो 4.55 किलोमीटर आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है। आपके पास ऑप्शन है 2002 ऑप्शन बी है, 2001 ऑप्शन सी है, 2000 ऑप्शन डी है, 2004 ईस्वी। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन इसका बी सही है 2001 ईस्वी में। और ये किस दिन हुआ था, तो ये 26 जनवरी के दिन हुआ था, 26 जनवरी। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा 26 जनवरी। ठीक, और 26 जनवरी को ये घटना हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो गुजरात के भुज में हुई थी। चलिए अब हम, और इसका आप लोग अगर केंद्र बिंदु पूछ लिया जाए तो कच्छ में इसका केंद्र बिंदु था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1977 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1958 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1983 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1977 ईस्वी में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। और किसके काल में ये हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के काल में। और अगर पूछ लिया जाए कि नियमित रूप से जनगणना किस वर्ष चालू हुई थी, तो नियमित रूप से जनगणना 1881 में। और वो किन के काल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में जो है वो अभी जो जनगणना हो रही है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। और 15 नंबर का प्रश्न क्या है हमारा 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, समाचार पत्र राष्ट्रगोपतार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो ऑप्शन ए आपके पास हिंदू, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है सिख, और ऑप्शन डी है पारसी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी। ठीक है, और राष्ट्रगोपतार जो है वो समाचार पत्र था, और किस तरह का, तो साप्ताहिक। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1854 ईस्वी में। और किनके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, और ये अंग्रेजी और गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, अरुण 3 जल परियोजना निम्न में से किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये नेपाल में स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17 पे। 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है, तो ये नागालैंड में होता है। चलिए और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके पास वर्धमान महावीर, ऑप्शन बी है विश्वामित्र, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है वशिष्ठ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्ध के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर और आत्मा की परिकल्पना नहीं करते हैं और पुनर्जन्म को मानते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पे। 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है कराची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कराची में किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव पारित किया जाता है। और मौलिक अधिकार का ड्राफ्ट तैयार करने
का जिम्मा किसे सौंपा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा जाता है। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसरॉय थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, और ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? तो 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई को की जाती है, 20 जुलाई 1905। ठीक, और ये प्रभावी कब होता है? तो प्रभावी होता है 16 अक्टूबर। आपसे ये डेट भी पूछ लिया जाता है, 16 अक्टूबर। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को क्या होता है? तो ये प्रभावी होता है। चलिए, और इसे ख़त्म कब कर दिया जाता है या इसे निरस्त कब किया जाता है? तो इसे हम लोग याद रखते हैं कि दिल्ली दरबार जो कब 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, उसी में इसे क्या कर दिया जाता है? तो निरस्त कर दिया जाता है। और उस समय वायसरॉय कौन होते हैं? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग उस समय वायसरॉय होते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 पे। और प्रश्न नंबर 21 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो आपको इसमें बताना है कि लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं। ऑप्शन ए है पुलिस सुधार, ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है सेवा व न्यायिक सुधार, ऑप्शन डी है सती प्रथा पर रोक। तो देखिए, बंगाल विभाजन तो अभी हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, तो ये तो होगा ही। और ये जो है सती प्रथा पे रोक जो है वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय कब? तो 1829 ईस्वी में होती है। और कर्जन जो है वो 1900 के आसपास ये क्या रहते हैं? तो ये वायसरॉय रहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही है, सती प्रथा पर रोक, ये इनका काम नहीं था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किन राज्य से है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए आपके पास अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 26 जो है वो क्या कहता है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 क्या है? तो मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम का ये निषेध करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 क्या करता है? तो ये शिशुओं को जो है कारखानों में काम करने से रोकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। और 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन ए है पर्यटन, ऑप्शन बी है सिनेमा, ऑप्शन सी है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई, ऑप्शन डी है कला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई से संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड। और ट्यूरिंग अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। तो इन्हीं के द्वारा 1966 में ये वैश्विक स्तर पे ये पुरस्कार क्या किया गया था? तो देना प्रारंभ किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 25 पे। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन ए है नवंबर 1947, ऑप्शन बी है दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है नवंबर 1949, ऑप्शन डी है नवंबर 1948। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 26 पे। क्या कह रहा है? पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की जीतन बाई निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गायन, ऑप्शन बी है लोक सेवा, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए गायन से संबंधित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 पे। क्या कह रहा है? सेबी का मुख्यालय स्थित है। तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है कोलकाता में, ऑप्शन डी है पुणे में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में इसकी क्या है? तो मुख्यालय है। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है, जिसे हम लोग भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में की जाती है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, आपके पास ऑप्शन ए है नॉर्वेजियन सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है बोथनिया की खाड़ी और ऑप्शन डी है बिस्के की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बिस्के की खाड़ी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29 पे। और प्रश्न नंबर 29 क्या कर रहा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? ऑप्शन ए है जुपिटर, ऑप्शन बी है नेपच्यून, ऑप्शन सी है यूरेनस, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, नेपच्यून का चंद्रमा या उपग्रह कौन सा है? तो हिप्पोकैम्प। और कौन सा? तो टाइटन भी है। क्या है? ट्राइटन और हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून का है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि शनि के। और मंगल का उपग्रह कौन कौन सा है? तो फोबोस और डिमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है, ठीक है। और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है और पृथ्वी के सिर्फ एक चंद्रमा उपग्रह है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है, आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है असम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, ये मिजोरम है। और ब्लू माउंटेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो फोंगपुई के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, ठीक है। और यहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 31 पे। और 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कारकोट जो है वो जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जम्मू कश्मीर का एक कायस्थ और क्षत्रिय राजवंश था, ठीक है। और आप लोग इसका स्थापना याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना जो है वो 625 ईस्वी में की गई थी। और किनके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा दुर्लभ वर्धन, ठीक है, दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया जाता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी परिहासपुर। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे। और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन हमारा है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आपके पास ऑप्शन ए है यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, ऑप्शन बी है आपके पास इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, और ऑप्शन सी है यह पराध्वनि गति से चल सकती है, और ऑप्शन नहीं, ये आपके सारे स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 4 क्या है हमारा? दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन से सही हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है केवल 1 2 3, ऑप्शन बी है केवल 2 3 4, ऑप्शन सी है केवल 2 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3 व 4 सभी। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसके सारे पॉइंट सही है। तो देखिए ये 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, मतलब इसका क्या है? तो ये प्रथम चरण में जो है वो सॉलिड फ्यूल पे चलता है और द्वितीय चरण में ये लिक्विड फ्यूल पे चलता है, इसीलिए ये 2 चरण में चलते हैं। और भी इसके सारे पॉइंट जो हैं ये दागो और भूल जाओ प्रणाली पे काम करते हैं, जिस पे हमारा नाग मिसाइल भी, एंटी टैंक मिसाइल नाग था, वो भी उसी प्रणाली पे काम करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। और ब्रह्मोस जो है वो किस तरह का मिसाइल है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये कम दूरी में मार करने वाली मिसाइल है और ये रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा क्या है? तो 33 नंबर प्रश्न है। और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क देश का सदस्य है? ठीक है, तो सार्क का सदस्य पूछ रहा है आपने से। ऑप्शन ए स्टेटमेंट है आपका बांग्लादेश, 2 है भूटान, सी है 3 में क्या है नेपाल, 4 में है श्रीलंका, 5 में अफगानिस्तान, 6 में है ईरान। तो इसका ऑप्शन आपके पास है ए 1 2 3 4 व 5, बी ऑप्शन है 1 3 4 5 व 6, ऑप्शन सी में है 1 4 5 व 6, ऑप्शन डी में है 2 3 4 5 व 6। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से? तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल,
श्रीलंका और अफगानिस्तान जो है इसके सदस्य हैं, जबकि ईरान जो है वो इसका सदस्य नहीं है। तो सार्क के कुल कितने सदस्य हैं? तो 8। तो इसमें से 5 ये हो गए और बाकी बचे 3 कौन कौन से? भारत, मालदीव और पाकिस्तान। ठीक है। और सार्क का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और कब किया गया था इसकी स्थापना? तो 1985। आप लोग याद रखिएगा, 1985 ढाका में इसकी स्थापना होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पे। और 34 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए आजकल हमारे नीरज चोपड़ा हर जगह छाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ऑप्शन ए है हेप्टाथ्लोन, ऑप्शन बी है भाला फेंको, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है कुश्ती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाला फेंको। और नीरज चोपड़ा के द्वारा हमारे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता गया, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी कॉमनवेल्थ जो चल रहा है इसमें इनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 35। और प्रश्न नंबर 35 करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो आपको इसका उत्तर बताना है। चलिए ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ऑप्शन सी है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, और ऑप्शन डी है वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, क्योंकि वो लोकसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा का, ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और बाकी पॉइंट जो है वो सब सही है। और चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 35 हो गया 36 पे। और 36 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? सियाचिन हिम नदी स्थित है। आपके पास ऑप्शन ए है काराकोरम श्रेणी में, ऑप्शन बी है पीर पंजाल श्रेणी में, ऑप्शन सी है कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, ऑप्शन डी है मध्य नेपाल श्रेणी में। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए काराकोरम श्रेणी में। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए है 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 22 मई को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, और ऑप्शन डी है 22 जून को। तो इसका असर क्या हो जाएगा 37 का? तो 37 का सही उत्तर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और आप लोग याद रखिएगा 22 मई को क्या किया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस और बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 38 नंबर पे। और 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए झेलम, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी ब्यास। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा झेलम। ठीक है, ये सही उत्तर है। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो बितस्ता इसका प्राचीन नाम है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 पे। और 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। आपके पास ऑप्शन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग हेली नेशनल पार्क कहते हैं, और वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस। ठीक है। और हेमिस कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। ये सारे बात आप लोग याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, या हम लोग कह सकते हैं सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40 पे। 40 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए है 1772-73 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1845-46 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1818-19 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1830-31 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1845-46 ईस्वी। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41 पे।
रंगाथिट्टूर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 का? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में स्थित है रंगाथिट्टूर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 पे। 42 नंबर प्रश्न है, बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए मिल्कमैन, ऑप्शन बी है द सेल आउट, क्या है ऑप्शन बी द सेल आउट, और ऑप्शन सी है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेवन किलिंग्स, और ऑप्शन डी है द ल्यूमिनी, ऑप्शन डी में है द ल्यूमिनेरीज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मिल्कमैन जो है वो एना बर्न्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो ये 2018 में जो है इन्हें इसी पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 पे। 43 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास आपातकाल की घोषणा करने की, ऑप्शन बी है मृत्युदंड देने की, ऑप्शन सी है संसद द्वारा पास किए बिल को सहमति देने की, ऑप्शन डी है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। तो इसका आप लोग सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर है। जब संसद जो है नहीं चल रहा होता उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो अध्यादेश जारी करके कोई भी कानून लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है डॉक्टर KM मुंशी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य। तो अन्य सदस्य के नाम भी आप लोग याद रखिएगा। तो N गोपाल स्वामी दूसरे सदस्य कौन थे? तो अल्लादी कृष्णमा स्वामी अय्यर। ठीक है, और तीसरे सदस्य कौन थे? मोहम्मद सदाउल्ला, और चौथे सदस्य कौन थे? KM मुंशी। ठीक है, और 5वें सदस्य कौन थे? तो N माधव राव, और माधव राव जो हैं वो BL मित्तल की जगह लिए थे। और 6ठे सदस्य कौन थे, या हम लोग कह सकते हैं आखिरी सदस्य TT कृष्णमाचार्य, और TT कृष्णमाचार्य जो हैं वो किन की जगह लिए थे? तो ये DP खेतान की जगह लिए थे। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे? आपके पास ऑप्शन है प्लिनी, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है जस्टिन, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएंगे सही उत्तर हो जाएंगे। नेचुरेलिस जो है हिस्टोरिया वो किन की पुस्तक है? तो प्लिनी की पुस्तक है। ठीक है, और आप लोग इसी में याद रख सकते हैं भारत का भूगोल किसने लिखा है? तो ये टॉलमी ने लिखा है। ठीक है, और जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग याद रख सकते हैं वो है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन के लेखक कौन है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन के लेखक जो हैं वो अज्ञात व्यक्ति हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि इसके लेखक का हमें पता नहीं है। ठीक है, और हेरोडोरस को क्या कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है? पंछी, ये पंछी नहीं होगा, ये पंछी होगा। पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए है आपके पास यह इजराइल का उत्पाद है, ऑप्शन बी है यह निशांत नामक UAV का एक संस्करण है, ऑप्शन बी है इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, ऑप्शन और स्टेटमेंट 4 क्या है आपका? यह भारत का उत्पाद है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल 1, 2 व 3, ऑप्शन बी में दिया है केवल 2, 3 व 4, ऑप्शन सी में है केवल 1, 3 व 4, ऑप्शन डी में है केवल 3 व 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर है। इसमें क्या हो जाएगा? तो केवल 2, 3 व 4 जो है वो सही हैं, और पहला जो है यह इजराइल का उत्पाद है तो ये गलत है, क्योंकि यह कहाँ का है? तो ये हम लोग कह सकते हैं कि यह भारत का उत्पाद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न कर रहा है इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से
किस क्षेत्र से है? आपके पास ऑप्शन ए है फूल उत्पाद, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है पेंटिंग, ऑप्शन डी है टीकाकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा टीकाकरण। ठीक है, और ये कब चलाया गया था? तो ये 25 दिसंबर 2014 को ये मिशन चलाया गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपके पास स्वर्ण मंदिर अमृतसर, ऑप्शन बी है भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर, ऑप्शन सी है दिलवारा मंदिर माउंट आबू, ऑप्शन डी है शिव मंदिर चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी शिव मंदिर चिदम्बरम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 पे। आरवीएल बैंक का कॉरपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है पटना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आरबीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का भी प्रावधान किया? ऑप्शन ए आपके पास ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और ये जो है वो सबसे बड़ी आप लोग कह सकते हैं कि संवैधानिक सुधार भी था। और इसमें कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। और इसमें केंद्र सरकार में क्या किया गया था? तो द्वैध शासन लगाया गया था या द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसी के तहत क्या किया गया था? तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, जो आज का हमारा विज्ञान सेक्शन का यहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है। और आज के विज्ञान सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वोल्ट। तो 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी वोल्ट जो हो जाएगा वो सही उत्तर है। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और इसकी इकाई जो होता है वो वोल्ट होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। और प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है कार्बन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर है ब्रोमीन जो होता है वो तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, और आप लोग ये याद रख सकते हैं कि ये जो है इसके दो क्या होते हैं? तो दो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 पे। और 53 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है? आपके पास ऑप्शन ए है सतह तनाव, ऑप्शन बी है बल आघूर्ण, ऑप्शन सी है दाब, ऑप्शन डी है सायनता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दाब को निरूपित करता है। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 पे। और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है आप लोग ये भी याद रखिएगा, तो पास्कल होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। चलिए अब 54 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? ऑप्शन ए है CaSO4, ऑप्शन बी है CaCO3, ऑप्शन सी है CaO, ऑप्शन डी है MgSO4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CaCO3। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। और CaCO3 को हम लोग क्या कहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होती है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेटों में भी किया है। ऑप्शन ए है आपका अपवर्तन, ऑप्शन बी है वन विक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है परावर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। आपके पास ऑप्शन ए है इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, ऑप्शन बी है इथेनॉल को सामान्यतया एल्कोहल कहते हैं, और ऑप्शन सी है इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी है इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि इथेनॉल जो है पानी में घुलनशील होता है।
चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न 57 नंबर पे। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। आपके पास ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है अमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जनरेटर। तो जनरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, ठीक है। और इसी के द्वारा क्या किया जाता है, तो विद्युत उत्पादन किया जाता है। और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ये रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है। आपके पास ऑप्शन है न्यूटन का घर्षण का नियम, ऑप्शन बी है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। और इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहलाता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहने की कोशिश करता है या रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 59 पे। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए क्या है, सतह प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए है श्वास नली, ऑप्शन बी है साइनस, ऑप्शन बी है एल्वियोलाई और ऑप्शन डी है धमनियाँ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एल्वियोलाई। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, पुनगानूर एक नस्ल है। ऑप्शन ए है हाथी की, ऑप्शन बी है बकरी की, ऑप्शन सी है गाय की, ऑप्शन डी है भैंस की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गाय की। ये एक नस्ल है, कौन सा, पुनगानूर। और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था गिर, ठीक है, और खिलाड़ी भी गाय की ही नस्ल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 61 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है फैराडे, ऑप्शन सी है ओम, ऑप्शन डी है कैपलर। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फैराडे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 62 पे। क्या कह रहा है, के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास फियोफाइसी, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन सी है रोडोफाइसी, ऑप्शन डी है ब्रायोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफाइसी, ठीक है। और आप लोग इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी। तो आप लोग इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसे याद रख सकते हैं सफाई, तो स से शैवाल और फाई से फाइकोलॉजी। और कमाई से आप लोग याद रख सकते हैं कवक को कमाई, क से कमाई और मौ से क्या हो जाएगा माइकोलॉजी, क से कवक और मौ से माइकोलॉजी। तो कमाई से कवक का माइकोलॉजी, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 63 पे। क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है, आपको वो बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है कैलोरी, ऑप्शन बी है BTU, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन सी है फोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोन। फोन जो है वो फोन से क्या करते हैं हम लोग, तो ये ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 64। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना है। आपके पास ऑप्शन ए है 1.2, ऑप्शन बी है 7.2, ऑप्शन सी है 10.5, ऑप्शन डी है 14। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10.5, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख, ऑप्शन बी है पक्षी के पंख, ऑप्शन सी है कीड़े के पंख, ऑप्शन डी है बंदर के हाथ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा बंदर के हाथ। तो इसमें क्या कह रहा है, समरूपी अंग, समरूपी और समजात दो तरह के अंग हम लोग से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समजात किसे कहते हैं, तो जो अंग उत्पत्ति और संरचना के दृष्टि से समान होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न कार्य करते हैं वो समजात अंग होते हैं। जैसे कौन कौन सा, तो जैसे आप लोग याद रख सकते हैं घोड़े का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ, ठीक है, और गाय का जो आगे का पैर होता है, ये सब क्या है, तो ये सब समजात हैं। और समरूप किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि समरूप क्या है, तो जो अंग समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है, तो वो समरूप अंग होते हैं। जैसे कीट के पंख, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
66 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ऊपरी केंद्र या एपी सेंटर, ऑप्शन बी है भूकंप तरंग, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी है टेक्टोनिक शिफ्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भूकंपीय तरंग। ठीक है, और भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल, 3 प्रकार की भूकंपीय तरंग होती है। कौन कौन सा, तो पी, एस और एल। और पी तरंगे जो होती है वो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलती है, और एस तरंग जो होती है वो केवल ठोस में चलती है, और जबकि एल तरंग होती है वो धरातल पे चलती है। ठीक है, और सबसे विनाशकारी होती है एल तरंग। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है गैलेना, ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गैलेना का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन ए है सैमुअल हैनीमैन, ऑप्शन बी है एफ.जी. हॉपकिंस, ऑप्शन सी है सैलमैन वॉक्समैन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सैमुअल हैनीमैन जो है इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, तो होम्योपैथी के संस्थापक इन्हें माना जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 69 पे। और 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के प्रणोद थ्रस्ट को किससे विभाजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है आयतन, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है द्रव्यमान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब दाब को क्या करते हैं हम लोग, फोर्स मतलब बल को क्षेत्रफल से भाग देते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 70 पे। 70 नंबर हमारा प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए समुद्री तरंग, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी है भूस्खलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए समुद्री तरंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, अभिसारी परतों के किनारे के टकराव द्वारा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है भूमि अपरदन, ऑप्शन बी है पर्वतीय संरचनाओं, ऑप्शन सी है महासागरीय घाटियाँ, और ऑप्शन डी है मध्य महासागरीय कटक। तो 71 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय संरचनाएं। ठीक है, वो क्या होती है, आपस में जब प्लेटें टकराती है तो मुड़ के क्या करते हैं, तो पर्वत वलित होकर पर्वत का निर्माण करते हैं। ये तो पूछ रहा है हमसे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले 72 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है गेगा, ऑप्शन डी है प्लेग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। ठीक है, और इन सारे बीमारियों का अगर आप लोग ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ट्रिक का सेशन है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन के, ऑप्शन बी है विटामिन ए, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। तो देखिए इसका भी ट्रिक है, गई भैंस पानी में, बी और सी जो है जल में घुलनशील है, बाकी ए डी ई और के जो है वो कहाँ, तो वसा में घुलनशील है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 74 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियमों के अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है टैको ब्राह्मे, ऑप्शन सी है जोहान्स केपलर, ऑप्शन डी है गैलीलियो या गैलीली। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जोहान्स केपलर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो 75 नंबर का प्रश्न है, और ये आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है। हैलोजन के वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही है। हाइड्रोजन के क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन के वाहितम कोष में कितने, तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और आप लोग इसमें एक बात याद रखिएगा कि ये किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में आता है, तो ये आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में आते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हमारे
जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और बेल आइकन के बटन भी प्रेस कर लीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में सेट नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।